नमस्कार मित्रों, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे वैदिक कालीन संस्कृति में दो महत्वपूर्ण संस्थाओं की, और वो संस्थाएं सभा और समिति। सभा और समिति की तुलना आज के वर्तमान के भारत में लोकसभा और राज्यसभा से की जाती है। जैसे कि हम बात करें कि समिति में युवा जन आते थे सदस्य युवा, और आज आपको पता है कि हमारे देश में लोकसभा भी युवाओं के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि से युक्त होती है। बताइए, लोकसभा। वैसे ही राज्यसभा में वरिष्ठ जन, तो इसको सभा को क्या कहा गया है? आज के वर्तमान में राज्यसभा से इसकी तुलना की गई है। और बाकायदा इतिहासकार लुडविक ने भी इस संस्था को एक राज्यसभा से, भारत की राज्यसभा से, उच्च सदन से इसकी तुलना भी की है। तो आपको सभा और समिति में पढ़ाने जा रहा हूँ, तो मैंने ये बता दिया कि समिति जिसमें युवा जन सदस्य हुआ करते थे, जिसकी तुलना लोकसभा से की जाती है। आप सबको पता है कि 25 साल का कोई भी युवा लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, और इसमें बाकायदा जो वयस्क मतदाता होते हैं वो अपना मत देकर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करके एक युवा को इस लोकसभा में अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजते हैं, और यहाँ समस्त निर्णय लोकसभा में बहुमत से लिए जाते हैं। बाकायदा लोकसभा की कार्रवाई में प्रस्ताव रखे जाते हैं। वो प्रस्ताव जब यहाँ से पास हो जाता है तो प्रस्ताव किस में जाता है? राज्यसभा में। वैसा यहाँ पर भी था। यहाँ पर भी कोई भी प्रस्ताव समिति में रखा जाता था, और बहुमत से अगर पास हो जाता था तो वो कहा जाता था राज्यसभा में, और राज्यसभा से अगर पास हो जाता था तो राजा को उस प्रस्ताव में दिए गए नियम, कायदे, कानून और निर्णय मानने पड़ते थे। राजा उनका उल्लंघन नहीं कर सकता था। तो आइए चलते हम भारत की वह व्यवस्था, वह लोकतांत्रिक व्यवस्था थी जहाँ राजतंत्र होने के बाद भी राजा किसी प्रकार से निरंकुश नहीं हो सकता था, जहाँ राजा किसी प्रकार से जनता के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता था। और आज वर्तमान में इसका स्वरूप हम लोकसभा और राज्यसभा के रूप में देख सकते हैं, जहाँ समिति जो प्रागैतिक कालीन संस्था थी उसकी तुलना लोकसभा से की जाती है, तो वहीं उस समय मौजूदा सभा की तुलना आज वर्तमान की राज्यसभा से, उच्च सदन से की जाती है। तो चलिए आइए देखते हैं इसमें कैसे सदस्य बनते थे, क्या काम हुआ करते थे, और कौन अध्यक्ष थे सभा वगैरह के। इन पर देखते हैं। सबसे पहले हम समिति की बात करते हैं। समिति संप्रभु संस्था थी। संप्रभु संस्था मतलब उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था कि किसी जन का, कबीले के दबाव में काम करती हो या अंतिम निर्णय लेने में संकोच करती हो। संप्रभुता का मतलब होता है जिसे अंतिम निर्णय लेने पर, मतलब जिसके ऊपर कोई संस्था ना हो, वो संप्रभु है। इसमें अंतिम निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र हो। जैसे कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, हमारी प्रस्तावना में कहा गया है हम भारत के लोग भारत को संप्रभु संप्रभु मतलब अंतिम निर्णय लेने के लिए हमारे ऊपर कोई संस्था, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था के हम सदस्य क्यों ना हो, हमारी चाहे घर की नीति हो या विदेश नीति हो, कोई नीति हो, उस पर हमारे ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं है। हम कैसे अपने देश को चलाएंगे, कैसे अपने देश की जनता के लिए, अपनी विदेशी कार्यों के लिए, देशी कार्यों के लिए कैसे क्या निर्णय लेंगे, इसे संप्रभु कहते हैं। तो वैसे ही दोनों संस्थाएं संप्रभु की देखा जाए तो। सबसे पहले हम बात करें समिति की। संप्रभु संस्था थी, अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थी, राजा का इस पर कोई दबाव नहीं हुआ करता था। अगली बात, इसका ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख है, और अथर्ववेद में इसका 13 बार उल्लेख है। कितनी बार? 13 बार। क्योंकि ऋग्वेद और अथर्ववेद की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि इन संस्थाओं का, दोनों ही संस्थाओं का कहाँ कहाँ हमें उल्लेख मिलता है? सबसे पहले उल्लेख मिलता है हमें ऋग्वेद में, फिर अथर्ववेद में, फिर एक उपनिषद में भी इनका उल्लेख देखने को मिलता है। इन संस्थाओं का दोनों का छंदोग्य उपनिषद में भी इनका उल्लेख देखने को मिलता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि इनका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो 3 जगह इनका उल्लेख मिलता है। और सूत्र काल में इन संस्थाओं का उल्लेख नहीं मिलता है, क्योंकि राजा की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। और राजा जैसे ही वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आता है, उत्तर वैदिक काल में लोहे का विकास होता है, लोहे की खोज हो जाती है, और लोहे की खोज से जब राजा अपने लिए हथियार बनाने लगता है, बड़े से भाग पर कब्जा करने लगता है, युद्ध करने लगता है, बड़ी से बड़ी सेना की नियुक्ति करने लगता है, उस सेना के माध्यम से वो जैसे ही अपनी शक्ति वृद्धि करता है और दैवीय सिद्धांत से प्रचालित होकर अपना बाकायदा शासन सत्ता का नियंत्रण और संचालन करने लगता है, तो वो अब नहीं चाहता कि सभा समिति उस पर किसी प्रकार का अंकुश लगाए, तो वो सभा समिति की स्थिति को नगण्य कर देता है और खुद निरंकुश होकर अपनी शासन सत्ता का संचालन कर देता है। तो जहाँ ये सभा समितियां, बाकायदा सभा समितियां जहाँ राजा पर अंकुश की रखा करती थी ऋग्वैदिक काल में, तो वहीं जब उत्तर वैदिक काल आता है, राजा अपनी दैवीय शक्ति से कार्य करने, दैवीय सिद्धांत से कार्य करने लगता है, और इन संस्थाओं के अधिकारों का भी हनन करने लगता है। तब अथर्ववेद बाकायदा इस बात पर बल देता है। अथर्ववेद कहता है कि हे राजन, तुम ये बात भूल गए हो
हे राजन, तुम ये बात भूल गए हो कि जो सभा समिति की बातों का और निर्णयों का कभी उल्लंघन नहीं किया जाता था, जो तुम्हारी सहायता के लिए बनाई गई थी, वो भी किसने बनाई गई थी? बाकायदा अथर्ववेद कहता है कि सभा समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। कौन है? पुत्रियां हैं सभा समिति की। अर्थात प्रजापति मतलब ब्रह्मा जी ने इनका निर्माण किया है। सोचो, इतने बड़े सृष्टि के निर्माता जिन्होंने इसका निर्माण किया है, और तुम आज उन्हें उनसे ऊपर अपने आप को समझ रहे हो। ये बहुत गलत बात है। मतलब एक जो व्यवस्था बनाई है कि राजा इन सभा समितियों के माध्यम से शासन करे, ताकि किसी प्रकार से राजा भी निरंकुश ना हो सके और निरंकुश ना होकर वो जनता के अधिकारों का हनन न कर सके। और आज राजा इसके विपरीत जा रहा है। तो राजा को ऋग्वैदिक काल के पश्चात उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद में यह बात का ज्ञान दिलवाया जा रहा है, भान कराया जा रहा है कि तुम राजा गलत कर रहे हो, तुम ऐसी संस्थाओं का उल्लंघन कर रहे हो जिसे बाकायदा इतनी बड़ी सत्ता ने बनाया है। और बाकायदा इसी अथर्ववेद में ही ये बात का उल्लेख है। आप ये बात भी ध्यान रखिए कि दोनों संस्थाएं अलग अलग हैं। कई इतिहासकारों ने कहा है कि दोनों संस्थाएं एक ही थी, एक ही जगह सभा करती थी, बस अलग अलग डेट में सभा होती थी, इसलिए उनको सभा और समिति कह दिया। नहीं, बाकायदा अथर्ववेद इस बात पर बल देता है कि दोनों ही संस्थाएं स्वतंत्र थी और उनका अलग अलग अस्तित्व था। याद रखना, अलग अलग। कभी पूछ ले कि बताइए कि दोनों संस्थाएं अलग अलग थी, इस बात का उल्लेख किस वेद में? तो अथर्ववेद में इसका उल्लेख है। चलिए आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले हमने बात कर ली कि दोनों ही संस्थाओं की जानकारी ऋग्वेद, अथर्ववेद और छंदोगोपनिषद से प्राप्त होती है। और सूत्रकाल में इनकी जानकारी इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि आप सब समझ रहे हैं कि अथर्ववेद कह रहा है कि सभा समिति बाकायदा ब्रह्मा जी की पुत्रियां हैं, राजा को याद दिला रहा है, क्योंकि राजा इतना निरंकुश हो चुका है कि सूत्रकाल तक आते आते इन सभा समितियों के अस्तित्व को उसने समाप्त कर दिया है। इस सभा समितियों के निर्णय को उसने भंग कर दिया है, क्योंकि वो किसी प्रकार का अपने ऊपर अंकुश नहीं रखना चाहता। वो दैवीय सिद्धांत से परिचालित होकर काम कर रहा है। कह रहा है मेरी वचन ही मेरा अनुशासन है, और मैं इस संसार में ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, ईश्वर के मेरे अंदर आशीर्वाद है, ईश्वर की मेरी शक्तियां हैं, तो अब मैं क्यों किसी की मानूं? ठीक है, तो इसलिए अथर्ववेद में उसे याद दिलाया जा रहा है कि तुम गलत कर रहे हो। सभा समिति बकायदा क्या है? ये प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। अब बात करते हैं समिति संप्रभुति। ऋग्वेद में इसका कितनी बार उल्लेख है बच्चों? 9 बार। और अथर्ववेद में इसका 13 बार। ये भी पूछ लिया जा सकता है। और सामान्य जन मतलब जो युवा लोग थे वो इसके सदस्य हुआ करते थे, और स्त्री इसमें भाग नहीं लेती थी। याद रखना, स्त्री इसमें भाग नहीं लेती थी। इसके अध्यक्ष को क्या कहते थे? पति या ईशान कहते थे, है ना। और इसके जो कार्य होते थे वो वाद विवाद में भाग लेना, युद्ध में राजा की सहायता करना, है ना, युद्ध राजा के निर्वाचन में भाग लेना। कई बार राजा का बेटा राजा तो बनता था, राजतंत्र तो था, पर वो अयोग्य अगर साबित हो जाता है, मान लीजिए अयोग्य हो गया, तो समिति बकायदा आकर बैठती थी और आपस में बातचीत करती थी। और इसी बातचीत को ही, इसी बात को अथर्ववेद में परिसंवाद कहा गया है कि विभिन्न वैज्ञानिक विषय हों, चाहे गांव के कोई विषय हों, चाहे युद्ध के विषय हों, चाहे कोई भी और ऐसे विषय जिन पर निर्णय लेना युवाओं के लिए बहुत कंपलसरी है, तो लोग आकर बैठकर निर्णय लेते थे। और ऐसा लग रहा है कि राजा हमारे कबीले का, जन का, जो जनस्य गोपा कहा जाता था, राजा को या राजन कहा जाता था, तो उससे संबंधित भी निर्णय लिया जाता था कि इस राजा को हम बकायदा ओम का उच्चारण करके वो सहमति व्यक्त करते थे कि इस राजा को हम राजा नहीं मानते हैं, ये अयोग्य है, ये दुराचारी है, दुष्ट, उसे राजगद्दी से हटा दिया जाता था। तो सोचिए आप, समिति बकायदा क्या करती थी? राजा को पद से हटा सकती थी। और आज भी आप देख सकते हैं लोकसभा में अगर बहुमत या अविश्वास आ जाए, बहुमत कम हो जाए सरकार का, या सरकार जो वर्तमान सरकार है अपना विश्वास खो दे, तो हम कह सकते हैं कि वह उसे सत्ता से हटना पड़ता है प्रधानमंत्री जी को। तो वैसे ही यहाँ पर भी ऐसा ही था कि जो राजा होता था, अगर वो किसी प्रकार से निरंकुशता से या विचार के रूप में कार्य कर रहा है, तो उसे हटाने की शक्ति इसके पास थी, समिति के पास। तो मेरी बात आपको समझ में आई। अब अगली बात करते हैं दूसरी संस्था की, जिस संस्था का नाम है सभा। तो लुड्विग महोदय ने इसे राज्यसभा से इसकी तुलना की, और वाकई में उच्च सदन के रूप में, क्योंकि इसमें सदस्य जो होते थे वह वरिष्ठ होते थे, अनुभवी होते थे और वृद्ध होते थे। तो इसमें संख्या कम रही होगी सदस्यों की, इसमें ज्यादा रही होगी क्योंकि युवाओं की संख्या ज्यादा रहती होगी। अनुभवी वरिष्ठ सदस्य क्यों रखते थे? क्योंकि इस समिति का मुख्य कार्य क्या था? न्याय करना। अर्थात एक राष्ट्रीय न्यायालय के रूप में यह कार्य करती थी, क्योंकि उस समय ऋग्वेद में राष्ट्र शब्द का भी बहुत उपयोग हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि एक राष्ट्रीय न्यायालय थी जन के लिए, तो एक राष्ट्र शब्द पूरे जन के लिए उपयोग हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक पूरे जन के लिए राष्ट्रीय न्यायालय के रूप में मौजूद थी। और ऋग्वेद में बकायदे से किल वतस्य वतस्य पद कहा गया है। किल वतस्य पद मतलब न्याय करती थी, तो इसका मतलब ये है पाप मोचन। मतलब ये क्या करती थी? पाप, किसी ने किसी प्रकार का अपराध किया है तो उसको किस प्रकार से दंड देना है ना, ये सब डिसाइड करती थी।
और अथर्ववेद में इसे नरिष्ठा कहा गया, याद रखना, उल्लंघन नहीं, मतलब इसके निर्णयों का राजा भी उल्लंघन नहीं कर सकता था। तो नरिष्ठा है ना, और किल्ले वत्सपद, और इसका मुख्य कार्य न्याय करना था, और निर्णय बहुमत से यहाँ पे भी लिए जाते थे, यहाँ पर भी लिए जाते थे, और स्त्री इसकी सदस्य हुआ करती थी, जिन्हें सभापति कहा गया है। और उत्तर वैदिक काल तक आते आते स्त्रियों को भी इसमें सदस्यता से वंचित कर दिया गया, क्योंकि आप सबको पता है कि लोहे के विकास से संपत्ति की अवधारणा का जन्म हुआ था, क्योंकि कृषि का विकास हो गया, लोगों ने उसे अपना संपत्ति उस पर अधिकार करना चालू कर दिया, और उस समय युद्ध हो रहे थे, जन जनपद में कन्वर्ट हो रहे थे, जनपद महाजनपद में। तो उत्तर वैदिक काल में जब समूहों के बीच में, कबीलों के बीच में जमीन को लेकर राजा युद्ध करने लगा था, पहले युद्ध गाय के लिए होते थे, अब जमीन के लिए होने लगे, तो संपत्ति छीनने लगी। अब कोई भी विवाह कर रहा है तो दहेज में कंपलसरी कर दिया है, और कह रहा है मुझे संपत्ति चाहिए, तो फिर महिला को एक बोझ की तरह माना जाने लगा। किसकी तरह कि यार ये लड़की हमारे लिए बोझ है, इसके लिए दहेज में संपत्ति देनी पड़ेगी। तो याद रखना, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई है ना, और महाजनपद काल में और ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिलेगी। तो जब गिरावट आती है तो स्त्रियों को उत्तर वैदिक काल में इसका सदस्य बनाया जाता है, उन्हें 3 बुराइयों के रूप में, जुआ के रूप में, और मदिरा के रूप में, और स्त्री को उसमें 3 बुराइयों में रखा जाता है। सोचिए आप, तो स्त्री की स्थिति इतनी खराब होने लगी थी उत्तर वैदिक काल में, संपत्ति के अधिकार से, उपनयन संस्कार से, शिक्षा से, सबसे वंचित कर दिया गया उसे धीरे धीरे, है ना। तो इसके सदस्य अध्यक्ष जो होते थे वो सब कहलाते थे, और सदस्य को सभेय या सभासद कहते थे, जो वरिष्ठ और अनुभवी व्यक्ति होते थे। अथर्ववेद में 17 बार और ऋग्वेद में 8 बार इस पर लिखा है, और ये भी संप्रभु संस्था थी, जिसे आज की राज्यसभा के रूप में हम देख सकते हैं। तो याद रखिए, ये जानकारी आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ और मुख्य परीक्षा में भी आप ऐसे पॉइंट लिख कर आ सकते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए सभा क्या थी और समिति क्या थी, तो समिति आपको इधर दिखाई दे रही है, सभा इधर दिखाई दे रही है। सभा में वरिष्ठ जन हुआ करते थे, क्योंकि आप सबको पता है कि आप सबके एक बात जो पता होना चाहिए कि जो हम वैदिक कालीन संस्कृति पढ़ रहे हैं, उस वैदिक कालीन संस्कृति को 2 भागों में बांटा गया था, है ना। एक भाग का क्या, ऋग्वैदिक काल, याद रखना, नहीं तो आप भूल जाओगे ना। ऋग्वैदिक काल बच्चे, ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड 1500 बीसी से आपका 1000 बीसी था, क्योंकि इसे डिवाइड इसलिए किया गया ताकि हम परिवर्तन देख सकें कि ऋग्वैदिक काल से यहाँ तक आते आते का उत्तर वैदिक काल तक आते आते, उत्तर वैदिक काल तक आते आते कितने परिवर्तन हुए, है ना। उत्तर वैदिक काल तक आते आते क्या क्या परिवर्तन हुए, इनको जानने के लिए, क्योंकि 1000 बीसी से ये कब तक था, 600 बीसी तक, इसके बाद महाजनपद। तो दोनों के बीच में बताइए, ये दोनों के बीच में कितने साल का अंतर रहा, 900 साल का। 900 साल के परिवर्तनों को समझने के लिए हमने इस काल को कितने भागों में बांटा, हमेशा ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ताकि ऋग्वैदिक काल से यहाँ तक आते आते 1000 बीसी में जब अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में हमें लोहा मिल जाएगा, तो इसी लोहे का उपयोग एक तरफ तो कृषि कार्य में किया जाएगा, जिससे कि कृषि विकास हुआ। और उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य पेशा क्या हो जाएगा बच्चों, वो लोग पशुपालन छोड़कर कृषि को अपना लेंगे, और कृषि उनकी आजीविका का, अर्थव्यवस्था का मुख्य क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और जहां वो ऋग्वैदिक काल में क्या करते थे, पशुपालन मुख्य पेशा था और खानाबदोश जिंदगी जीते थे, जहाँ चारा खत्म हो जाता था वहां वो आगे बढ़ जाते थे, परंतु यहाँ कृषि कार्य करने से उन्होंने क्या किया, इसे एक स्थायी जीवन जीना भी प्रारंभ कर देंगे वहां पर, और इससे एक नई, एक ऐसी ग्रामीण सभ्यता का विकास होगा जो आगे चलकर अर्ध नगरों को और अर्धनगर नगरीय द्वितीय नगरीकरण को जन्म देंगे। क्योंकि आप सबको पता है पहला नगरीकरण, चलो इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं, ये आपको समझ में आ चुका होगा, मैं ये मान लूं, और मैं इसे बता देता हूँ। ठीक है, मैं आपको थोड़ा यहाँ जो मैं कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ वो आपको यहाँ समझना चाहिए कि जिस प्रकार से भारत में दूसरी बार नगरीकरण हुआ, या आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में नगरीकरण की बात करें तो भारत में प्रथम आपको कहाँ दिखाई देगा, और आपको द्वितीय का नजर आएगा। बताइए बच्चों, तो प्रथम आप सबको पता है कि हमारे देश में प्रथम जो नगरीकरण हुआ वो सब बच्चों कहाँ पर हुआ, हड़प्पा सभ्यता, बोलिएगा, हड़प्पा सभ्यता में नगरीकरण हुआ, जो आपको कहाँ से कहाँ तक, 2500 से 1750 बीसी, कई किताबों में 1800 बीसी भी लिखा रहता है। इस टाइम पीरियड में भारत में पहली बार नगरीकरण हुआ, बताओ कहाँ पर, बताइए किस धातु के साथ था, कांसा के साथ था, और किस घाटी में था, बताइए। तो ये नगरीकरण कहाँ था, सिंधु नदी घाटी में। तो पहला नगरीकरण किस धातु के साथ चल रहा था, कांसे के साथ, और वो भी कहाँ पर, सिंधु नदी घाटी में।
और द्वितीय नगरीकरण का टाइम पीरियड देखें तो द्वितीय नगरीकरण हमें 600 BC के समय नजर आएगा। कब? 600 BC के समय नजर आएगा, वो भी कहां पर? महाजनपद काल में, है ना। यहाँ पाटलिपुत्र जैसे हमें नगर नजर आएंगे, है ना, बनारस जैसे नगर नजर आएंगे। तो यहाँ जो दूसरा नगरीकरण है वो किस धातु के साथ चल रहा है आप सब बताएंगे। तो किस धातु के साथ चल रहा है? लोहे से। याद रखें, हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, तो याद रखें यहाँ जो नगरीकरण हुआ है वो कौन सा धातु के साथ हुआ? यहाँ नगरीकरण लोहे के साथ है। और बताइए ये किस घाटी में हुआ था? सिंधु नदी घाटी में। और ये नगरीकरण आपको कहाँ दिखाई देगा? बताइए कहाँ दिखाई देगा? गंगा नदी घाटी में। तो आप समझ सकते हैं कि यह जो थी 2500 और 1750 और यहाँ तक आते आते बताइए कितना टाइम बीत गया। हजारों साल के बाद फिर से भारत में नगरीकरण दिखाई देगा। दोनों नदी घाटियां नजर आएंगी, एक बार सिंधु नदी घाटी नजर आएगी तो एक बार गंगा नदी घाटी नजर आएगी। आप चित्र से भी ऐसा हम समझ सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इस चित्र में कि सिंधु नदी, ये सिंधु नदी घाटी थी, यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। यहाँ आपको हड़प्पा सभ्यता में नगरीकरण दिखाई देगा फर्स्ट टाइम। और यहाँ ये गंगा नदी घाटी, ये जो है गंगा के मैदान है, यहाँ पे आपको दूसरी बार नगरीकरण दिखाई देगा। कब दिखाई देगा? महाजनपद काल में। और आप सबको पता है कि महाजनपद में आपको कितनी महाजनपद नजर आएंगी? 16 महाजनपद। और 16 महाजनपद में से बच्चों एक मगध महाजनपद होगी बच्चों, मगध। कौन सी होगी? मगध। बोल दो, मगध। और यही महाजनपद होगी जो पहली बार भारत में राजनीतिक एकता की स्थापना करेगी, जिसके प्रमुख कौन होंगे? चंद्रगुप्त मौर्य, जो चाणक्य की सहायता से भारत पर एक राजनीतिक सत्ता की स्थापना करेंगे। क्लियर हुआ? तो 16 महाजनपद जिनकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। और इन ग्रंथों में बकायदा इन 16 महाजनपदों का उल्लेख है कि किस प्रकार से आप देखेंगे अफगानिस्तान में आप कम्बोज और पाकिस्तान में गांधार, तक्षशिला जिसकी राजधानी हुआ करती थी, और कम्बोज की हाटक हुआ करती थी। और वहां से लेकर आपके दक्षिण में दास दसमक असमक जो असमक जो महाजनपद थी, गोदावरी मतलब नर्मदा नदी के दक्षिण में आपको दिखाई देगी। इसके बाद चेदी महाजनपद दिखाई देगी। इसके बाद आपको चेदी के ऊपर चले जाओगे तो आपको बत्स महाजनपद नजर आएगी, वहीं पास में आपको कौशल नजर आएगी, है ना। कौशल से और ऊपर चले जाओगे दिल्ली के आसपास का अगर क्षेत्र देखेंगे तो वहां पर आपको मत्स्य जो है, कुरु है आसपास, मत्स्य है, कुरु है, ये सब। और मथुरा के आसपास आप जाओगे सूरसेन है, जिसकी राजधानी मथुरा थी, जिसके राजा श्री कृष्ण हुआ करते थे। क्लियर है? फिर आप मगध के पास जाओगे तो आपको अंग नजर आएगी, है ना। तो इस प्रकार से अधिकांश महाजनपद जो है वो हमें उत्तर प्रदेश से और गंगा नदी घाटी के आसपास नजर आती है। 10 महाजनपद गंगा नदी के किनारे नजर आती है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि दूसरा नगरीकरण भी कहाँ नजर आएगा आपको? द्वितीय महाजनपद काल में, वो भी गंगा नदी घाटी, क्योंकि अधिकांश महाजनपदों का विकास भी गंगा नदी घाटी के आसपास है हुआ। ठीक है, एक सामान्य सी जानकारी थी जो सभा और समिति से संबंधित थी। और याद रखें महाजनपद काल में उस समय भारत दो भागों में बटा हुआ, दो राजनीतिक इकाइयों में बटा हुआ था। एक तरफ तो सभा थी और एक तरफ तो राजतंत्र था और एक तरफ गणतंत्र था, है ना। इसको अगली क्लास में समझेंगे कि कहाँ राजतंत्र था, कहाँ गणतंत्र था, कौन सा गणतंत्र इतना शक्तिशाली था कि अजातशत्रु को कई साल लग गए, 15-16 साल लगा दिए, उसने अपना जीवन खपा दिया उस महान संघ को पराजित करने में। और कैसे उसने पराजित किया ये अगली क्लास में देखेंगे। ये सब जो मैंने पढ़ा है उसको पढ़िए, अच्छे से रिवीजन करिए। ये आपके हर एक एग्जाम के लिए, अगर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। और जो भी प्रश्न हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ, हमेशा आपके लिए उपस्थित हूँ। और मेरी यहाँ से पूरी कोशिश है कि मैं आपको सफल बनाने में अपना पूरा प्रयास दूँ, पूरा समय दूँ। और आप जब भी मुझसे जुड़ना चाहें तो कभी भी मेरे से जुड़ सकते हैं। मेरे नंबर पर है ना, मेरा नंबर है 7987578713। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। 79 बोलिए 7987578713, है ना। ठीक है, तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।